पर का मई महीना का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं, है ना। ये पार्ट 2 है। जैसा कि यहाँ बॉक्स देख सकते हैं कि भारत मध्य एशिया समूह की अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न। अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की भारत की घोषणा, ठीक है ना। यानी कि एक मीटिंग हुआ भारत में। वो मीटिंग क्या है? भारत अफगानिस्तान भारत मध्य एशिया समूह का एक मीटिंग हुआ भारत में, पहली बार हुआ। कब हुआ? 7 मार्च 2023 को। कहाँ? दिल्ली में। क्लियर? चर्चा किस पर हुआ? तो अफगानिस्तान पर। पहले फैक्ट नोट कर लेते हैं, फिर इसका डिटेलिंग करेंगे। अफगानिस्तान पर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। आपको लग रहा है कि भारत मध्य एशिया समूह है क्या? इसका पहला मीटिंग भी हुआ है। तो पहला मीटिंग है ये। तो पहला मीटिंग वैसे भी हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम का पर्पज से। तो भारत मध्य एशिया समूह होता क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। यह भारत मध्य एशिया समूह, ठीक है। इसमें भारत तो भारत नहीं है, क्लियर। एक पार्टी भारत हुआ, एक पक्ष भारत हुआ। मध्य एशिया मध्य एशिया से कुल 5 देश आते हैं। कुल 5 देश के प्रतिनिधि, ठीक है। 5 देश के प्रतिनिधि। वो 5 देश कौन है? तो पहला कौन है? कजाकिस्तान, दूसरा कौन है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एक कौन है? तुर्कमेनिस्तान। देखिएगा टोटल 5 देश हो गया। एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, इधर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 देश शामिल हो गया। इसका प्रतिनिधि हो गया। समूह में कौन कौन है? तो यूनाइटेड नेशन का 2 समूह शामिल है। UNODC एक है, UNODC, और दूसरा कौन है? UNWFP, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग, है ना, एंड क्राइम। दूसरा कौन है समूह? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
ये दो संगठन शामिल हुआ। कुल मिला के ये प्रतिनिधि, इतना लोगों का प्रतिनिधि शामिल हुआ। एक भारत तो था ही, एक अपना भारत तो था ही। तो ये आपका मध्य एशिया समूह के टोटल मेंबर हुए। चर्चा किस पे कर रहे थे? तो चर्चा कर रहे थे अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन आ गया है, तो ये तालिबान का शासन होने के कारण आतंकवादी गतिविधि आसपास के देशों में न फैले, विशेषकर पड़ोसी देशों में। इसके लिए भारत चिंतित है, ये मध्य एशिया के 5 देश चिंतित है और यूनाइटेड नेशन के समूह इस पर चर्चा करने को तैयार हुआ है ना, कि कैसे इसको रोकथाम किया जाए। जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा क्या हुआ पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, चर्चा क्या हुआ? मीटिंग तो हो गया 7 मार्च को, तो चर्चा भी कुछ हुआ होगा। तो चर्चा हुआ क्या? अफगानिस्तान के मुद्दा पर। क्या बात चर्चा हुआ अफगानिस्तान के मुद्दा पर? तो ये सारे देश के प्रतिनिधि और यूनाइटेड नेशन के जो प्रतिनिधि आए थे वो मिलकर चर्चा किए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना। तो यूनाइटेड नेशन यूएनएससी के प्रस्ताव 1267, प्रस्ताव 1267, ठीक है ना, में जितने भी शामिल आतंकवादी हैं और आतंकवादी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन या आतंकवादी, ठीक है ना। समझाएंगे क्या होता है, समझाते हैं, पहले नोट कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव 1267 में जितने भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी का नाम दर्ज कर दिया गया, ये हिट लिस्ट है, इसमें नाम दर्ज कर दिया गया है ना। कोई संगठन, कोई आतंकवादी का नाम दर्ज कर दिया गया, तो उसको अफगानिस्तान अपने भूमि पर, यानी अपने देश में संरक्षण नहीं देगा। ठीक है, जैसे जैश मोहम्मद हो गया, अलकायदा हो गया, है ना, और भी बहुत लोग संगठन जो है, उन सभी को, चाहे उन सबका आतंकवादी, इसको कहाँ अफगानिस्तान में संरक्षण नहीं देगा। तो प्रश्न उठता है 1267 प्रस्ताव होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। 2 लाइन का चीज़ है, समझ लीजिए, हो सकता है कि कहीं पूछ दे। ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है। 1267 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 या प्रस्ताव 1267 लिखिए, प्रस्ताव 1267। ये होता क्या है? एक्चुअली होता है ना क्या कि पूरा दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन हैं, अगर किसी का भी नाम इसमें शामिल हो गया तो पूरा देश मिलकर उस पर बैन लगा देगा, उस संगठन पर बैन लगा देगा, उस आतंकवादी व्यक्ति पर बैन लगा देगा, अगर 1267 में उसका नाम दर्ज हो गया तो। ठीक है, तो बैन लगने पर क्या होगा? उस आतंकवादी संगठन का जितना भी बैंक का खाता है अलग अलग देशों में, चाहे कहीं भी, वो सब सीज हो जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में तो सारा देश सम्मिलित है। अगर ये उसको आतंकवादी मान लिया, यानी सारे देश उसको आतंकवादी मान लिया, है ना, तो उसका सभी अकाउंट सीज हो जाएगा, उसका पासपोर्ट सीज हो जाएगा, कहीं भी देश में वो आवागमन नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत उसको आतंकवादी मान लिया है। तो वो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा और सारा देश का पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगा।
पकड़ने के लिए, खुफिया एजेंसी, ठीक है ना। तो वही कहना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव 1267, यह 1999 में आया था। ये कब आया था? 1999। क्लियर? तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्या है, एक चीज और है कि भारत इस चर्चा के दौरान एक बात और बोला। भारत के संदर्भ में भारत बोला कि हम अफगानिस्तान को क्या देंगे? तो 20,000 मीट्रिक टन गेहूं देंगे। टन गेहूं देंगे ताकि वहां पर खाद्यान्न संकट नहीं हो, है ना। ये चाबहार बंदरगाह की ओर से जाएगा क्योंकि पाकिस्तान रास्ता नहीं दिया है। ये कहां से जाएगा गेहूं? चाबहार होकर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अपना रास्ता नहीं दिया अफगानिस्तान ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये भारत 20,000 मीट्रिक टन गेहूं देगा, चाबहार होकर जाएगा। दूसरी बात, भारत और अन्य देश यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में जो अफगानी हैं और महिला हैं उनका सुरक्षा सुनिश्चित हो, यानी कि अफगान नागरिक के अधिकार है ना एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हो गया। भारत तो बोला कि गेहूं तो देंगे ही हम, लेकिन भारत ये चिंता भी जाहिर किया है कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनका अधिकार होना चाहिए और वहाँ रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। ये दो भारत की ओर से है और बाकी तो खैर सारे लोग चर्चा किया ही है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या है। वित्त मंत्री सम्मेलन के पश्चात G20 के विदेश मंत्री सम्मेलन में भी साझा बयान पर सहमति नहीं बनी। ये होता क्या है, समझिए बात को। इस बार G20 का अध्यक्षता किसके हाथ में है? भारत के हाथ में 2023 के लिए, यानी G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है उसके पहले 2 सम्मेलन और होता है ना, अन्य सम्मेलन होता है। देखिए G20 का सम्मेलन जो हुआ वो इस तरह से बटा रहता है। पहले बात को समझ लीजिए। एक तो आपका शिखर सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्र के प्रमुख भाग लेंगे। जैसे भारत से प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे, है ना। यूएसए से, अमेरिका से जॉय बाइडेन, हाँ वो आ जाएंगे। इटली से जॉर्जिया मेलोनी आ जाएगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया से अल्बानीस आ जाएंगे। रूस से पुतिन आ जाएंगे। चीन से जिनपिंग आ जाएंगे। इसी तरह से टोटल 19 देश का है ना संगठन, और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल 20, है ना। तो उसका प्रमुख लेंगे, इसमें तो प्रमुख लेंगे, राष्ट्र प्रमुख जिसको बोलिए। लेकिन इसके पहले 2 मीटिंग और हुआ। वो मीटिंग क्या हुआ? ये होगा आपका सितंबर में होगा, 9 से 10 सितंबर में होगा। तो अभी तो होना है इसको, इसका तो कोई हिसाब किताब अभी नहीं है, अभी तो हुआ नहीं है ना। एक देखिए क्या है, तो वित्त मंत्री का सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। इस सम्मेलन में क्या हुआ? सारे 19 देश और जो 20 देश संगठन है, टोटल 20, उसका वित्त मंत्री आते हैं और
केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष आते या प्रमुख आते हैं। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन, आरबीआई, उसके प्रमुख आएंगे, गवर्नर आएंगे, है ना। अब वित्त मंत्री कौन होगी, निर्मला सीतारमन आएंगी, तो वो दोनों जाएंगे। और उसी तरह से सभी देशों का वित्त मंत्री और उस वहाँ का बैंक का प्रमुख, बैंक का केंद्रीय बैंक का प्रमुख आएंगे, ठीक है ना। और उनका मीटिंग होता है, सम्मेलन वित्त मंत्री का सम्मेलन में भाग कौन लेता है, तो भाग लेता है वित्त मंत्री संबंधित देशों का, ये संबंधित देशों का वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के प्रमुख। भाग लेते हैं, है ना। तो भारत में इसका एक हिस्सा है G20 का, इसका वित्त मंत्री कौन हो गए, निर्मला सीतारमन, है ना। इसका केंद्रीय बैंक कौन हो गया, आरबीआई के गवर्नर भाग लेंगे। उसी तरह से अमेरिका का आ जाएंगे वित्त मंत्री आएंगे, वहाँ का जो फेडरल बैंक वहाँ का प्रमुख आएंगे। इसी तरह सारे बैंकों का प्रमुख और वित्त मंत्री आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि G20 का जो मीटिंग तो चल रहा है, लेकिन विश्व में एक युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध के कारण क्या है कि पूरा देश दो खेमा में लगभग बट गया, पूरा विश्व का देश पूरा दो खेमा में बट गया, एक यूक्रेन के पक्ष में, दूसरा क्या है, रसिया के पक्ष में। तो G20 में भी टोटल जो 19 देश हैं, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, यही ना है, ये भी पूरा दो खेमा में बटा हुआ है। एक खेमा में कौन हो गया भैया, यूक्रेन का पक्ष, यूक्रेन गुट, दूसरा कौन हो जाएगा, रूस का गुट। कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, ठीक है। दो गुट में बटा हुआ है। यूक्रेन का गुट में कौन हो, यूरोपियन कंट्री मोटा मोटी होगा, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका सब आ जाएगा, है ना। और रूस का गुट में चाइना आ जाएगा, रूस तो खुद रहेगा और भी रूस का समर्थक देश आ जाएगा। और दोनों को दोनों G20 में मीटिंग कर रहा है, दोनों गुट का लोग। आपको लग रहा तनाव नहीं होगा, एकदम तनाव होगा। तो इन दोनों में क्या है, तनाव चला। ये गुट, यूक्रेन का गुट, जिसमें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ये आपका फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है, कनाडा है ना। ये गुट क्या बोलता है कि सारा का सारा जो पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी आ रहा है, वर्ल्ड का जीडीपी गिर रहा है ना, इतना लोग मर रहा है, इसका सब का कारण कौन है, रूस है। रूस इस पर आरोप लगा रहा है कि नहीं, नाटो जो है, नाटो को उकसावा का रणनीति है, यूक्रेन को उकसाया है, रूस को परेशान कर रहा है, इसलिए सारा गलती किसका है, यूक्रेन गुट यानी कि यूरोपियन कंट्री और यूक्रेन का है। इन दोनों देशों में तनाव रहा। अब तनाव के वातावरण में आपको लगता है कोई समझौता या कोई समझौता या कोई साझा बयान आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। यानी कि दोनों दलों में, जब दोनों गुटों में जो इसमें क्या हुआ, इस सम्मेलन में मतभेद रहा, आरोप लगाया एक दूसरे पर, दोनों जन आरोप लगाया। अब कोई साझा बयान जारी नहीं किया। साझा बयान क्या होता है, जब सम्मेलन खत्म हो जाता है तो एक ऐसा बयान, एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है जिसमें सारे लोग सहमत रहते हैं। तो ऐसा कोई साझा बयान फिर बयान जारी नहीं हुआ। क्लियर, यही बताना चाह रहा था क्या, ये मैगजीन में जो दिया हुआ है, लेकिन इसको हम डिटेल में कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दिया, क्योंकि मैगजीन पढ़ने से सिर्फ कहानी के जैसा दे दिया है, समझ नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट के रूप में समझ जाइए, इसका कारण यही है वित्त मंत्री का समझ। दूसरा क्या हुआ भाई, दूसरा क्या है, एक विदेश मंत्री का भी होता है, विदेश मंत्री का सम्मेलन। जैसे वित्त मंत्री का हुआ, वैसे विदेश मंत्री का हुआ, संबंधित देशों का विदेश मंत्री आएंगे सम्मेलन में। वहाँ भी वही हाल हुआ, वहाँ भी क्या हाल हुआ, वही हुआ। दोनों गुट था, यूक्रेन गुट था, यूक्रेन गुट, और दूसरा रूस का गुट, ठीक है ना। इधर से कुछ देश था, इधर से देश था, देश ऐसा समर्थक देश। दोनों में क्या हुआ, तनाव हुआ।
तनाव हुआ मीटिंग में, तनाव हुआ, ठीक है ना। इस तनाव का कारण क्या हुआ, साझा बयान जारी नहीं हुआ। बस यही कहानी है, सिर्फ इसमें विदेश मंत्री का सम्मेलन हुआ, तनाव कारण साझा बयान जारी नहीं, ठीक है ना। बस यही बात है, यही कहना चाह रहा हूं। जबकि भारत चाह रहा था कि सम्मेलन शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन इसका कोई असर इन देशों पर नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। थोड़ा G20 का थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहे, G20 है क्या, ताकि पढ़ते पढ़ते ही सारे चीज समझ में आता जाए। G20 संक्षिप्त में बता दे रहे है क्या। 1990 का दशक का बात है, जब पूरा विश्व में आर्थिक रिसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी आ गया था, है ना। तो क्या हुआ था, क्या कि इसका गठन का पहला तो समझिए गठन कब हुआ, 1999 में गठन हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ भाई, तो बर्लिन में हुआ। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में। बर्लिन का दीवार याद है ना, बर्लिन का दीवार 1961 में बना था, 1989 में फिर तोड़ दिया गया, अब जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ठीक है ना। वही बर्लिन में गठन हुआ। बर्लिन में गठन करता कौन था, किसका नेतृत्व था, G7 प्लस एक रूस था, तो हो गया क्या, G8। फिलहाल 2014 में ये रूस शामिल हुआ था G7 में 1998 में, है ना। और इसको 2014 में निकाल दिया, क्यों, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध हुआ था, है ना। रसिया जो क्रीमिया पे चढ़ गया था, यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया, इसलिए ये लोग नाराज होकर रूस को अपना संगठन से बाहर निकाल दिया, और फिर से बन गया G7, ठीक है ना। नेतृत्व इसका नेतृत्व में हुआ था, क्यों हुआ था, उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था वैश्विक यानी पूरा विश्व में आर्थिक मंदी को रोकना, आर्थिक मंदी को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ये जो 7-8 देश मिलकर बोला कि विश्व में जितने भी मध्यम आय के जो देश हैं, है ना, उन सबको एक साथ ले लेते हैं, सारा मिलकर व्यापार करेंगे, सभी मिलकर फिर अर्थव्यवस्था को, पूरा वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाएंगे और आर्थिक मंदी को दूर भगाएंगे, ठीक है ना। तो वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकना था, ठीक है ना। तो यही था, इसका मुख्यालय नहीं होता है, इसका मुख्यालय नहीं होता है। बस इतना मोटा मोटी इसके बारे में जानकारी रखिए, और क्या। और G7 के बारे में अगर चर्चा हुआ है तो G7 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें 19 इसमें कितना देश है, टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एक G20 का अलग से हम सीरीज ही बना देंगे, और उसमें 19 देश को कैसे 2 मिनट में आप याद कर लीजिएगा, मैप पर कंप्लीटली बता देंगे, ठीक है ना। उसका एक अलग हम G20 का सीरीज ला देंगे। G20 होगा, सार्क होगा, आसियान हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन होगा, G7 होगा, सबका हम डिटेल में बता देंगे। अभी बस 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन रखिए। और G7 का चर्चा हुआ तो G7 के बारे में बता दे रहे। G7 क्या है, तो G7 में कौन है, तो जापान है। जापान में G7 का क्या हुआ था, गठन हुआ था। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। तीसरा अमेरिका के बाद कनाडा, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रिटेन, उसके बाद हो जाएगा फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, है ना। कितना हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। एक रूस था, जब रूस को बाहर निकाल दिया गया, ये कुल मिलाकर भी G7, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखेंगे आपको हम बाद में डिटेलिंग में बता देंगे, अभी आप बस इतना नोट कर लीजिए कि G7 के बारे में कुछ पूछे तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जापान की महत्वाकांक्षी H3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया। देखिए, जापान का
जो अंतरिक्ष का क्या उसको बोलते हैं, इसरो क्या है, एक एजेंसी है, और उसने जापान का अंतरिक्ष का एजेंसी, स्पेस एजेंसी इसको बोले है ना। हाँ हाँ, अंतरिक्ष एजेंसी, एजेंसी कौन है, जाक्सा, जापान एयरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, क्लियर। यही है, ये क्या कर रहा था कि H3 नाम का एक रॉकेट बना रहा था, ठीक है ना, रॉकेट बना रहा था, ठीक है ना। ये रॉकेट क्या करता है कि जापान का जो सरकारी उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, उसको जाके अंतरिक्ष के कक्षा, ये पृथ्वी के कक्षा में जाकर लॉन्च करता है, अंतरिक्ष ले जाकर, है ना। और सरकारी उपग्रह को तो करता ही करता, साथ साथ दूसरे देशों का भी उपग्रह को करता। इससे जापान को क्या होता है, वाणिज्यिक लाभ होता, मतलब उसको पैसा कमाने का मौका मिलता है ना। तो H3 नाम का रॉकेट को लॉन्च किया, यानी उस पर काम कर रहा था। कितना दिन से काम कर रहा था, लगभग 30 साल से काम कर रहा था, 30 साल से, 30 वर्ष से इस पर काम पे लगा हुआ, 30 वर्ष से काम पर लगा हुआ था, लगा था, ठीक है ना। लेकिन हुआ यूं कि जब ये रॉकेट को चलाया ना, ये रॉकेट को चलाया, चलाने के बाद जो ऊपर गया, ये जो ऊपर गया रॉकेट, तो पहला स्टेज का इंजन तो चला, लेकिन ऊपर जाने के बाद दूसरा स्टेज का इंजन चला ही नहीं, काम ही नहीं किया। क्योंकि जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए हमको दूसरा इंजन को भी चलाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, स्पीड में भागेगा रॉकेट और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दूसरा आपका इंजन चला ही नहीं, जिसके कारण क्या किया, जापान जो था, जापान नीचे से ही, जापान का जो साइंटिस्ट थे नीचे से ही कमांड दिए और इसको ऊपर ही आकाश में ही इसको विस्फोट करके उड़ा दिए, ताकि कहीं इधर उधर भटक के किसी का देश में या फिर कहीं और नुकसान न पहुंचा दे। इसको ऊपर में ही विस्फोट करके उड़ा दिए, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा स्टेज का इंजन चला ही नहीं था। इस पर समझिए कि 30 साल से इस पर काम कर रहा था, कितना महत्वाकांक्षी योजना होगा इसका, 30 साल से काम कर रहा था। अगर ये बन जाता ये फाल्कन 9, एक मिनट, फाल्कन 9 है और एक और रॉकेट है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर ये लॉन्च हो जाता तो फाल्कन 9 का जगह ले लेता। फाल्कन 9 से काम हो रहा है, उपग्रह को पहुंचाया जा रहा है ना, लेकिन महंगा पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। इसका विकल्प बन जाता क्या, H3 जो रॉकेट है, इससे वही काम होता जो फाल्कन 9 कर रहा है, लेकिन बहुत सस्ता में कर देता। तो जापान को पैसा बचता, दूसरा देशों का भी करवाता तो उसमें मुनाफा कमाता, लेकिन ये हो नहीं सका ये, ठीक है ना। ये फाल्कन 9 की जगह पर ये ले लेता, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। बस यही था इसमें, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। आगे बढ़ते हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का 146 देशों में 136वां स्थान। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण में स्पष्ट रूप से लिख दिया है 146 देशों में 136वां स्थान, लेकिन कहीं कहीं नेट पर जाकर आप देखिएगा तो 126 बोल रहा है ना। लेकिन जो मैगजीन में छपा हुआ है हम उसके अनुसार चल रहे हैं, ताकि जो पढ़ रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। लेकिन कहीं कहीं इंटरनेट पर 126 भी लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स
में कुल 146 देशों में से, है ना, कुल 146 देशों में भारत का स्थान क्या है? 136, जैसा कि प्रतियोगिता दर्पण बता रहा है, ठीक है ना। 136वां स्थान है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड। और अंतिम कौन है, यानी लास्ट? अफगानिस्तान। ठीक है ना। अगर ब्रिक कंट्री को देखें, BRICS, है ना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें इंडिया का स्थिति सबसे खराब है। खराब है। ब्रिक्स कंट्री में सबसे अच्छा स्थिति किसका है? ब्राजील का। हैप्पीनेस के मामला में बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस के मामला में, ठीक है ना, हैप्पीनेस के मामला में। ये जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये जारी करता है। कोई पूछ दे कि जारी कौन करता है ये रिपोर्ट, तो आप बता दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है ना। फिनलैंड नंबर 1 पर है। भारत की स्थिति कहाँ है? 136 में। इसके अनुसार तो हैप्पीनेस होता क्या है? पहले तो डेटा आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, है ना। नहीं तो फिर डेटा रटने का रट्टू तोता बन जाइएगा। हर चीज़ को रट गए और आता जाता कुछ नहीं, है ना। तो रट्टू तोता नहीं बनना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेटा बदलता रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है ना। तो समझ लेते हम लोग क्या है हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस होता क्या है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि केवल पैसा ही खुशहाली का कारण नहीं हो सकता, उसका आधार नहीं हो सकता। यानी किसी देश में खुशहाली है, इसका मतलब यह नहीं कि उस देश में खूब जीडीपी अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति जीडीपी अच्छा होगा, इसका मतलब वो देश खुशहाल होगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, खुशहाली में एक प्रमुख कारण ये भी है, लेकिन केवल यही है, मतलब केवल पैसा ही है वो नहीं है। खुशहाली के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन केवल पैसा ही है वो ऐसा नहीं होता है। यानी इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, आधार हो सकता है हैप्पीनेस का। तो एक तो पहले पैसा होना ही चाहिए, है ना। यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, जिसको प्रति व्यक्ति आय भी कहेंगे, ये आय, है ना, सही हो। स्वस्थ पूर्ण लंबी जीवन हो, है ना, यानी स्वस्थ लंबी जीवन हो, स्वस्थ लंबी जीवन हो। जिस समाज में रहते हैं उस समाज का समर्थन प्राप्त हो, है ना। सामाजिक समर्थन इसको कहते हैं। समर्थन देखते हैं, किसी को समाज से निकाला दे दिया जाता है, इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई खरीद बिक्री भी नहीं करेगा, है ना। तो क्या खुश रह पाएगा? खूब पैसा रहेगा तो भी। यानी कि उसको सामाजिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए समाज में हर व्यक्ति को।
उदारता होना चाहिए समाज में, उदारता, ठीक है ना, उदारता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, मॉब लिंचिंग टाइप का स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उदार होना चाहिए, उदारता। इसके बाद आ जाइए आप, उदारता के बाद भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, यानी भ्रष्टाचार नहीं हो समाज में। यानी समाज में क्या होना चाहिए, आपका देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है? अगर ये रहेगा तो क्या आपको लगता है कि कोई देश खुशहाल रह सकता है? ये सब बातें हैप्पीनेस का आधार है, आधार है, ठीक है ना। इससे तय होता है कि कोई देश कितना हैप्पी है। अफगानिस्तान में क्या स्थिति होगा, समझ रहे बातों को? तो यही है हैप्पीनेस का आधार, ठीक है, यही है। और अगला क्या है देख लेते हैं। हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में स्थान पहला। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता। स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट देखिए, एक स्वीडन की एक संस्था है, उसका है नाम सिप्री, ठीक है ना, सिप्री, स्वीडन इंटरनेशनल पीस, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। स्टॉकहोम लिख लीजिए, लिख ही देते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। स्टॉकहोम, एस फॉर स्टॉकहोम, आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर पीस, आर फॉर रिसर्च, है ना, टी और आई फॉर इंस्टीट्यूट, सिप्री यही जारी करता है कि कौन कितना हथियार खरीद रहा है, कौन हथियार नंबर 1 है, कौन 2 है, कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा खरीदार हथियार का भारत है। सबसे बड़ा हथियार का खरीदार कौन है? भारत है। अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो किससे किससे ज्यादा हथियार खरीदता है? तो भारत सबसे अधिक खरीदता है रूस से, अगर मतलब इसका दुकान बोलिए तो से भारत जिससे खरीदता है ना, तो सबसे अधिक खरीदता ये रूस से, फिर खरीदता फ्रांस से, फिर करता अमेरिका से, है ना। अपना जो हथियार का जखीरा है उसमें से सबसे अधिक हथियार रूस से खरीदेगा, उसका फ्रांस से खरीदता है, उसका अमेरिका से खरीदता है। हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव में दे दे कि हथियार में नंबर 1 है, उसका खरीदार को क्रम क्या है, क्रम बता दीजिए, क्रम ये रहेगा, है ना। विक्रेता का बात कर रहे थे हम, ये तो खरीदार का बात हो गया। अब विक्रेता का, विक्रेता यानी विश्व का सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता है। ये किसको सबसे अधिक करता है? नहीं, सऊदी अरब को, सऊदी अरब को करता है, सऊदी अरब को करता है, ठीक है ना। ये सबसे अधिक किसको करता है? सऊदी अरब को। उसका जापान को, उसके बाद करता है ऑस्ट्रेलिया को,
सप्लाई, ठीक है ना, इसको करता है। विक्रेता में सबसे नंबर 1 पर है, खरीदार में नंबर 1 पर है। यही आपका सिपली रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाता है कि देश में, वर्ल्ड में कितना शांति है। अगर हथियार खूब खरीदारी हो रहा है, इसका मतलब शांति का तो माहौल नहीं होगा, इतना हथियार खरीदाया जा रहा है तो, है ना। जबकि भारत पिछले वर्ष की तुलना में, है ना, भारत पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए 2013 से 2017 की तुलना में, 2018 से 2022 देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, 2013 से 2017 के तुलना में 2018 से 2022 में 11% कम हथियार खरीदा है, निगेटिव में है, कम हथियार खरीदा, तो भी नंबर 1 पर बना हुआ। इतना हथियार भारत खरीदता है ना। मतलब कि 2013 से 2017 की तुलना में 18 से 22 तक में 11% कम हथियार खरीदा है, फिर भी अभी नंबर 1 पर ही खरीदार बना हुआ है, ठीक है ना। यही तो इसका मेन कॉन्सेप्ट था, मेन बातें थी। आगे हम लोग देख लेते क्या है, आगे और है ना नीचे। इसरो द्वारा वन वेव कंपनी के 36 उपग्रह का प्रक्षेपण। देखिए, अपना देश का, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है ना। इसरो क्या किया है, ब्रिटेन का एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, वन वेव, है ना, वन वेव कंपनी। इसका 36 उपग्रह, वो अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। ठीक है ना। ये इसरो के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि ब्रिटेन का एक कंपनी है, वन वेव कंपनी, उसका 36 उपग्रह था और भारी भारी उपग्रह था, उसको जाकर अंतरिक्ष में जाकर जहाँ पर इसका स्थान था वहाँ पर जाकर उसको छोड़ दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है ना। इससे भारत को क्या फायदा हुआ, विदेशी मुद्रा भारत कमाया, वाणिज्यिक फायदा हुआ, इससे भारत को पैसा कमाई मिला, इससे भारत का मुद्रा, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, है ना। भारत तो चाहता ही है कि दूसरा और सब देश हमसे उपग्रह लॉन्च करवाए। इसके लिए भारत किसका प्रयोग किया, किस रॉकेट का प्रयोग किया था, रॉकेट का प्रयोग किया था भारत, रॉकेट से ही नहीं ले जाएगा खींच के लोग को, सैटेलाइट को, रॉकेट का प्रयोग किया था LVM-3 नोट कर लीजिए, है ना। इसका होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है। इसका खूबी क्या है, इसी को बाहुबली भी कहते हैं। जो चंद्रयान 3 गया है ना, यही किया है, याद रखिएगा, चंद्रयान 3 का भी यही किया है। इनको भी यही भेजा है। इसका उपनाम है क्या, बाहुबली। ठीक है ना। यह भारी से भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर देता है जहां पर उसका स्थान है। ठीक है ना।
ये है। तो भारत के पास सामाजिक उपग्रह का प्रक्षेपण में, उपग्रह को स्थापित करने में दोनों खूबी है। एक तो भारी से भारी करवाना तो एलवीएम का प्रयोग कर लेता है, और छोटा छोटा उपग्रह को कोई लॉन्च करवाना चाहता है तो उसके लिए एसएस क्या है, एलवी, एसएस एलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी भारत के पास एसएस एलवी का भी फैसिलिटी है। यानी कोई देश बोला कि भैया मेरे पास तो छोटा छोटा ही उपग्रह है, बोला कोई बात नहीं, हम एसएस एलवी से प्रक्षेपण कर देंगे। कोई बोलेगा मेरा तो बड़ा भारी भारी है एकदम, तो उससे कर देंगे, एलवीएम से कर देंगे। दोनों ऑप्शन रखा है। ऐसे विदेशी मुद्रा कमा रहा है ना। तो छोटा भी कर देगा आराम से, बड़ा भी आराम से कर देगा। छोटा के लिए जो निचला कक्षा है उसके लिए एसएसएलवी का प्रयोग करता है, इसका भी प्रयोग करता है। ये डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।